एन माइनस। चौथे नंबर पे था Na से, Na सॉलिड से Na लिक्विड। पांचवें नंबर पे था H2O गैस से H2O सॉलिड। छठवें नंबर पे था मेरे पास Be प्लस से Be+2। सेवेंथ नंबर पे था K से K प्लस। एट्थ नंबर पे था Ne से Ne प्लस। नाइन्थ नंबर पे था Cl नेगेटिव से Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। 10th नंबर पे था Ne से Ne प्लस Ne माइनस। 11th में था P-3 से P-2। 12th में था N से N माइनस। 13 में था P से P माइनस। 14 में था Na नेगेटिव से Na। 15 में था K से K नेगेटिव। 16 में था Ca प्लस से Ca+2। 17 में था Br-2 से Br माइनस। 18वें में था Si-4 से Si-3। यही था। चलो लो बेटा, अब अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर, ये होमवर्क में थे अपने, अपन को ये बताना था कि इनमें से कौन कौन से एक्सो हैं, कौन कौन से एंडो है। मुझे कौन से बताने थे बेटा? एक्सो एंड एंडो। ये मुझे बताना था एक्सो और एंडो की। अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मुझे बताओ पहले वाले में क्या आ रहा है, एंडो या एक्सो? देखो, आपको क्या सिंपल फंडा बताया था अपने पास? सिंपल फंडा ये था कि अगर कैटायन है, क्या है बेटा? कैटायन। तो कैटायन को हम किससे देखेंगे? आई से, या डायरेक्ट दिया होगा या रिवर्स करके दिया होगा। और अगर एनाइन है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और डेल्टा एच ईजी से देखेंगे। ये मुझे पता था। अब मुझे बताओ ये पहला वाला क्या है, कैटायन है कि एनाइन? कैटायन। तो क्या ये प्रोसेस को आई बोल सकते हो? नहीं। आई मालूम क्या कहलाएगी? इसकी रिवर्स देखो, या तो ये डायरेक्ट आई कहलाएगी या इसकी रिवर्स होगी अगर कैटायन है तो मुझे बताओ अगर इसका, ये तो आई नहीं दिख रहा, आई में क्या होगा? बीई प्लस से कहां जाएगा ये? आई में। ये मुझे बताओ, ये तो आई को रिपेयर नहीं कर रहा तो इसका रिवर्स करेगा, फिर कहां जाएगा? Be+2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ यहां पे जो डेल्टा एच आएगा वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? आपको पता है किसी भी कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव है। और ये इसका रिवर्स है कि नहीं है? और ये अगर ये इसका रिवर्स है तो इसका ये क्या होगा, इसका क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, ऐसा अपन सोचते हैं। अब ये बताओ सेकंड नंबर पे कैटायन है कि एनाइन? एनाइन। अब बताओ इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, ये लिखा हुआ है -2 से माइनस बन गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मेरे पास गिवन है एनाइन, तो एनाइन को मैं किससे कंपेयर करूंगा? डेल्टा एच ईजी से। और मुझे मालूम है किसी भी एनाइन में हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। कोई सा भी एनाइन हो, चाहे स्टेबल कॉन्फिगरेशन बन रहा हो चाहे ना बना हो, किसी भी एनाइन पे अगर हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या ये इस प्रोसेस को डेल्टा एच ईजी रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नहीं करेगा तो इसका रिवर्स करेगा। रिवर्स में क्या करोगे? S प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा? S-2। ये तो इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव या पॉजिटिव? एनाइन में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब प्लस। प्लस आएगा कि नहीं आएगा? और ये इसका रिवर्स लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है? तो इसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक्सो। समझ में आया हम कैसे कर रहे हैं? अगर मेरे पास कैटायन है तो मैं किससे कंपेयर, किससे रिलेट करूंगा? आई से। और एनाइन है तो डेल्टा एच ई से। और अपन को पता है कि कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकालते एनर्जी देनी पड़ती है, और अगर हम किसी एनाइन में इलेक्ट्रॉन डालते तो एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि एनाइन मतलब उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो फिर से आप उस पर इलेक्ट्रॉन डालोगे तो रिपल्सन आएगा।
इससे इससे पहले अपन ये पूरा का पूरा डिस्कशन कर चुके थे, इससे पहले वाली क्लास में आपको समझाया था। इसमें बताओ इसमें क्या हो रहा है। इसमें भी तो यही लिखा हुआ है, n-2 से कहां आ रहा है ये n-1 और प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है एनाइन, तो एनाइन को हम किससे कंपेयर करेंगे हमेशा Heg से। तो अगर मुझे इसका Heg देखना है तो यहां से दिखेगा या Heg या रिवर्स से दिखेगा, तो बताओ रिवर्स से, यहां से दिख रहा है कि रिवर्स से दिख रहा है, रिवर्स से, ऐसा बन जाएगा n-2। मुझे अच्छा ये क्या था, अच्छा -3 था, चलो तो फिर तो डायरेक्ट ही दिख गया ये तो, फिर इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या दिख गया n-2 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया n-3, तो डायरेक्ट ये क्या लिखा हुआ है डेल्टा Heg लिखा हुआ है। और किसी भी एनाइन की डेल्टा Heg क्या होती है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एक्सो एंडो, सॉरी एंडो आ जाएगा। एंडो आया कि नहीं आया, आ गया। फोर्थ वाले में इसमें सर कुछ हो ही नहीं रहा है, कॉमन सेंस, किसी भी सॉलिड को अगर लिक्विड में ले जाना पड़ता है तो एनर्जी देनी पड़ती है कि एनर्जी रिलीज होती है, हीट करना पड़ता है उसे, मतलब क्या आएगा ये एंडो। ये अपन को पता है बेटा, सॉलिड से लिक्विड जाओगे, लिक्विड से गैस जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है कि नहीं बढ़ाना पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब एंडो, एनर्जी देनी पड़ेगी, ये भी एंडो। और डायरेक्ट यहां से यहां जाओगे तब भी क्या रहेगा एंडो, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। और इसका अगर रिवर्स करोगे, गैस से लिक्विड लाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी, लिक्विड से सॉलिड जाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी। अब मुझे बताओ इसमें क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो क्या होगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसमें क्या होगा, गैस से सॉलिड जाओगे तो, गैस से सॉलिड से गैस जा रहे हो तो हीट देनी पड़ती है, और अगर सॉलिड से गैस से सॉलिड जाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी, क्या बोलोगे एक्सो, ये क्या बन जाएगा एक्सो। कोई डाउट है फोर्थ और फिफ्थ में। इसमें बस क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, और स्टेट चेंज में आप ये समझो कि सॉलिड के पास ज्यादा एनर्जी रहती है कि गैस के पास, अच्छा ये बताओ, गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी कैरी करते हैं कि सॉलिड, गैस के मॉलिक्यूल। अरे सॉलिड तो जमा हुआ है, चिपके हुए हैं, तो मूव कम कर रहे हैं, और गैस के मॉलिक्यूल बहुत तेज मूव कर रहे हैं, तो एनर्जी इसके पास ज्यादा है इसके पास कम है, तो हम ज्यादा से कम पे आ गए, तो मतलब एनर्जी निकल गई होगी, और निकलने को क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक। बी प्लस से Be+2। ये बताओ कैटायन है और यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आई, और आई किसकी प्लस की, और प्लस चार्ज से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती, तो क्या कहलाएगा ये एंडो, एंडो। इससे बताओ के से के प्लस, के से के प्लस ही है ना, के से के प्लस तो एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, और कोई सा भी मेटल हो या कोई सा भी एटम हो, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ती, एटम और कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगती है, तो ये क्या बन जाएगा एंडो। किसी को अगर डाउट है 7 तक तो मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन किस पे, एट्थ वाले पे। अच्छा ये बताओ एट्थ पे क्या होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा, और नॉर्मल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती, तो क्या कहलाएगा ये एंडो, एंडोथर्मिक। इसमें क्या होगा एक्सो या एंडो, तो अब हमें क्या दिखा कैटायन, क्या दिखा बेटा कैटायन। अब कैटायन के लिए क्या करें, सॉरी एनाइन, एनाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, किससे सोचते हैं डेल्टा Heg से, या डायरेक्ट दिया होगा या रिवर्स में दिया होगा, तो क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, क्या मुझे ऐसा लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो ये ऐसा नहीं। उल्टे में देखो, C0 में इलेक्ट्रॉन ऐड करो, Cl नेगेटिव बनाओ। ये तो आप क्लोरीन में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, दो टाइप की प्रोसेस होती है, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। मैक्सिमम केस में रिलीज होती है, एब्जॉर्ब किसमें होती है 18 ग्रुप में होती है, सेकंड ग्रुप में होती है और नाइट्रोजन में, बस ये ध्यान रखना है, एटम की हम बात कर रहे हैं। तो अब होगा क्या, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो ये क्या कहलाएगा एक्सो, और ये इसका रिवर्स लिखा है कि नहीं लिखा है, तो क्या होगा एंडो, एंडो आएगा कि नहीं आएगा। एनी नेगेटिव, एनी में क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और नियोन क्या इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि ये नोबल गैस है, तो ये क्या कौन सा कहलाएगा, ये भी एंडो कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ये बताओ इसका क्या होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा। ये एनाइन है, और एनाइन को हम किससे सोचेंगे डेल्टा Hg से, तो उल्टा दिख रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन, P-2 प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा P-3, तो ये प्रोसेस कौन सी होगी
एंडो। एंडो क्यों हुई? क्योंकि हम एनायन में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। और इसका रिवर्स दिया है तो रिवर्स में क्या हो जाएगा? एक्सो। इसमें बताओ इसमें क्या होगा? ये तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि नोबल गैस है। तो ये भी क्या कहलाएगा? एंडो। हाँ। ना ना, उससे कुछ नहीं है। कहीं लिखा है कि जब सक्सेसिव डेल्टा एच ई जी पढ़ रहे थे तो कहीं लिखा था कि नोबल बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे? जब भी चार्ज डिफरेंस होता है तो नोबल गैस पे हम आते नहीं है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन हम देखते नहीं, चार्ज से देखते हैं। कोई सा भी एनायन हो, चाहे वो स्टेबल हो चाहे ना हो, कुछ भी हो रहा हो, आप अगर उसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे तो एनर्जी एनर्जी क्या करना पड़ेगा बेटा? देना पड़ेगा। आप इससे नहीं चेक करो, आप तो ये देखो कि चार्ज क्या है। हाँ, अगर चार्ज सेम होता है, फिर अगर अपन डिफरेंट कंपेयर कर रहे हो तो तब हम देखते हैं कि स्टेबल कॉन्फिगरेशन है कि कौन सा नहीं है। अब मुझे ये बताओ, फिफ्थ वाला हो गया, सिक्स्थ वाले में क्या होगा? सिक्स्थ वाले में पी से पी माइनस, पी से हम पी माइनस जाएंगे तो फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होता है तो क्या होगा? एक्सो। एक्सो ही आएगा ना। फॉस्फोरस तो इलेक्ट्रॉन लेता है, नाइट्रोजन नहीं लेता है। इसमें 14 में, 14 में ऐसा लिखा जाएगा ना, एन नेगेटिव किस में जा रहा है? एन प्लस इलेक्ट्रॉन, यही है कि नहीं है? तो नेगेटिव है तो अपन किससे सोचेंगे? हम लोग सोचेंगे डेल्टा एच ई से, तो इसको रिवर्स करके लिखना पड़ेगा। ये कैसा है? ये एक्सो है तो ये क्या होगा? एंडो। ये वाला हो जाएगा एंडो। ये वाला बताओ ये क्या होगा? इसमें तो के में इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ऐड हो रहा है ना, तो ये एक्सो हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कैटायन है, और कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, ये कहलाएगा एंडो। कब कहीं लिखा है कि भाई कैटायन से हम दूसरा कैटायन बनाते तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन देखते हैं? अपने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करना है, चीजों को समझना है। स्टेबल कॉन्फिगरेशन मालूम कब आता है? जब आप एक एटम को दूसरे एटम से कंपेयर कर रहे होते हो। जब खुद का खुद से कंपेयर कर रहे हो तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन काउंट नहीं होता है। सक्सेसिव आईई में स्टेबल कॉन्फिगरेशन काउंट नहीं होता है। सक्सेसिव डेल्टा एचईजी में स्टेबल कॉन्फिगरेशन काउंट नहीं होता है। जब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हो तब होता है स्टेबल कॉन्फिगरेशन काउंट। खुद का खुद से कंपेयर नहीं करते हो कि पहले P3 था तो अब P4 बन जाएगा ना। एक एटम P3 का है, दूसरा एटम P4 का है, फिर कंपेयर होता है। खुद का खुद से कंपेयर करोगे, कॉन्फिगरेशन वाली बात कभी आएगी नहीं। फिर तो यार सभी सभी P3 की साइड दौड़ेंगे। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन का क्या है? P4, तो फिर तो ये आराम से बोलेगा एक काम करो, इलेक्ट्रॉन मेरा ले लो आराम से, पी बंद करा दो, P3 में कन्वर्ट कर दो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बिना एनर्जी के नहीं है। क्योंकि किसी भी कोई सा भी एटम हो, कितना भी खराब एटम हो, वो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता ही है। कम कम करेगा अट्रैक्शन, लेकिन अट्रैक्ट करके रखेगा। मेटल्स है तो मेटल में, हाँ मेटल में इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप निकल के भाग जाते हैं, थोड़ी बहुत एनर्जी लगती है उनमें। जब भी आप खुद का खुद से कंपेयर कर रहे हो तो कॉन्फिगरेशन हटा देना। जब एक एलिमेंट का या एक आयन का दूसरे एटम के आयन के साथ कंपेयर कर रहे हो तब कॉन्फिगरेशन वाला रोल आता है। खुद का खुद से कंपेयर करते हैं तो कोई रोल नहीं आता। चलो 16 हो गया। अब क्या करना है? इसमें क्या होगा? फ्लोरीन से ज्यादा होती है। दिखाया था सबसे पहले अपन क्या होता है? क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये होता था। फिर एस्टेटीन लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? तो मुझे बताओ, जब क्लोरीन फॉर्म हो रहा है तो ज्यादा एनर्जी निकल रही है कि जब एफ नेगेटिव फॉर्म हो रहा है तब ज्यादा एनर्जी निकल रही है? ये फॉर्म हो रहा है तब एनर्जी ज्यादा निकल रही है कि नहीं निकल रही है? तो अगर इसका रिवर्स कराओगे तो एनर्जी ज्यादा देनी होगी। एफ नेगेटिव फॉर्म होगा तब ज्यादा एनर्जी निकलेगी कि सीएल नेगेटिव फॉर्म होगा तब ज्यादा एनर्जी निकलेगी? सीएल नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि सीएल की एफिनिटी ज्यादा है। थर्ड ग्रुप एलिमेंट की, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट की सेकंड पीरियड से ज्यादा होती है। अपन ने नोट बना के लिखा हुआ है। तो जब एफ नेगेटिव बनेगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी। जैसे मान लो एफ नेगेटिव बना तो ये एनर्जी रिलीज हुई मान लो 300, और ये होती लगभग 350, 350 किलो जूल पर मोल, ऐसा होता है। ये 300 होती लगभग, ये 350 होती। अब इसका रिवर्स करो
ये कितना हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा 350। भाई जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा जब उसका रिवर्स कराओगे तो वो ज्यादा लेगा भी तो। जो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है किसी प्रोसेस में, अगर उसका रिवर्स कराओगे तो वो ज्यादा लेगा भी। जैसे मान लो किसी ने 100 जूल रिलीज की, तो अब वो उसकी रिवर्स कराओगे तो वो 100 जूल लेगा। और किसी ने मान लो 1000 जूल रिलीज की, जब उसका रिवर्स कराओगे तो 1000 जूल वो लेगा। तो जब भी अपने पास एनाइन आप कंपेयर करने जा रहे हो तो आप रिवर्स ऑफ डेल्टा एच से सोचना। अब मुझे बताओ कि फ्लोरीन, जब फ्लोरीन के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि क्लोरीन के लिए? क्लोरीन के लिए ज्यादा है, Cl नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब Cl नेगेटिव बना होगा तो ज्यादा एनर्जी लगी होगी, ज्यादा एनर्जी सॉल्यूशन ने रिलीज की होगी, और जब उसका रिवर्स कराओगे तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। अब ऐसे ही फोर्थ वाला सोचो, फोर्थ वाला सोचो क्या होगा। अच्छा हाँ, गड़बड़ हो गया, फिर वही गड़बड़ हो गया, सल्फर यही आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, टॉप टू बॉटम जाने में डिक्रीज होती है। फोर्थ वाला सोचो, फोर्थ, एस नेगेटिव या ओ नेगेटिव? एस नेगेटिव। एस नेगेटिव ग्रेटर देन ओ नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब ये एस नेगेटिव आप बनाओगे तो इसके एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा होगी, और ओ नेगेटिव बनाओगे तो कम होगी, और इसका रिवर्स करोगे तो इसलिए कम रिक्वायरमेंट होगी, इसको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। फिफ्थ, ये अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत बार आपको अच्छी अच्छी जगह मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। फिफ्थ, ऑक्सीजन और ओ माइनस में, ओ और ओ माइनस में किसकी ज्यादा होगी? ओ और ओ माइनस में। आई ओ माइनस की ज्यादा? सोचो अच्छा क्या होना चाहिए, ओ की या ओ माइनस की? ओ की ज्यादा होगी। बताओ, जितने प्रोटॉन इसके पास है उतने प्रोटॉन इसके पास है, और इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो किस पे अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा? ओ पे। अरे सब कुछ सेम है, एक पे नेगेटिव चार्ज है और एक पे जीरो है, एक पे नेगेटिव चार्ज है और एक पे जीरो है, तो कौन ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा इलेक्ट्रॉन को? न्यूट्रल वाला कि नेगेटिव चार्ज वाला? न्यूट्रल वाला। न्यूट्रल वाला ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा बेटा, ये ध्यान रखना। कहां गया ये? अब आप खुद समझो बेटा, इस पे इसके अंदर कितने हैं? 8, सॉरी 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने हैं? 8 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन। तो किस पे अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा न्यूक्लियस का? इस वाले पे। तो आई किसकी ज्यादा हो जाएगी? ओ, ओ नेगेटिव। ये तो कॉमन सेंस वाला था, इसमें तो ज्यादा अपन ऐसे ही कर ले जाते, इनमें दिमाग लगाना था अपन को। लेकिन अब एक डाटा ये बोलता है कि आप किसी भी, एक चीज एक और ध्यान रखना, ये भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, कि आपने किसी भी डेल्टा एच ई जी, एनी एटम, किसी भी एटम का डेल्टा एच ई जी ले लो, मॉड, किसी भी एटम का डेल्टा एच ई जी का मॉड ले लो, और किसी भी एटम का आप आई ले लो, तो आई की वैल्यू ज्यादा होती। नहीं आया समझ में? देखो, इसको आप ऐसे करना, ये बताओ, अरे कहाँ जा रहा है, ये बताओ सबसे ज्यादा डेल्टा एच ई जी किसका होता है? सबसे ज्यादा डेल्टा एच ई जी नेगेटिव में किसका होता है? क्लोरीन। क्लोरीन मोस्ट ऐसा एलिमेंट हो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। अब ध्यान देना, क्लोरीन में अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो लगभग होती है, डेल्टा एच होता है -350 के आसपास। और सबसे कम आई किसकी होती है? बताया था आपको, ऑक्सीजन की सबसे कम। सीजियम। सीजियम से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मालूम है कितनी एनर्जी लगती है?
ये लगभग निकलती है 380 के आसपास, 380 प्लस। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एनाइन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो और किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो एनर्जी किसमें ज्यादा लगेगी? एटम में ज्यादा लगेगी आई, क्योंकि सबसे कम वाला ही सबसे ज्यादा वाले से एनर्जी रिलेट कर रहे हो। ये बताओ, अगर इससे निकालने के लिए 350 लग रही है, तो इस बाकी एटम की तो इनसे कम ही होती है। जैसे मान लो मैं आपसे बोला हूं कि Cl नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकालो, तो कितना Cl प्लस इलेक्ट्रॉन बनेगा? तो इसके लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? लगभग 350। और मैं बोल रहा हूं कि सबसे खराब वाले एटम से निकालो जो सबसे कम लेता है, तो वो भी कितना ले रहा है? वो ले रहा है अपना लगभग 380। तो अगर हम जो सबसे ज्यादा ऐसा एनाइन जो इलेक्ट्रॉन लेके रखा है, सबसे ज्यादा एनर्जी कितनी निकल सकती है किसी भी एटम में? अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी निकल सकती है? 350, क्योंकि हमने सबसे हाईएस्ट वाला पकड़ लिया। अगर मैं इससे नीचे वाला लूंगा तो और कम निकालेंगे। तो अब होगा क्या कि किसी भी एनाइन की आयनेशन एनर्जी लोगे तो वो हमेशा किससे कम होती है? नॉर्मल एटम, कोई सा भी एटम पकड़ लो। भाई सीजियम सबसे कम एनर्जी लेता है। भाई अगर आप पोटेशियम लोगे तो और ज्यादा लेगा, सोडियम लोगे तो और ज्यादा लेगा। अगर ऑक्सीजन से कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन तो और ज्यादा लेगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन मेटल है। तो जब हाईएस्ट वाले की आई लोएस्ट वाले से भी कम है, तो बाकी सबकी तो उससे ज्यादा ही होगी। तो आप ये बोल सकते हो कि कोई भी अगर अपने पास एनआईएन है, अगर हम बात करें आई ई ऑफ ए नेगेटिव लेस देन बी, बी मतलब क्या है? ये कौन सा है बेटा? एनायन। और ये कौन सा है? एटम। कोई आपसे बोले कि यार मैं Cl नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं और सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, तो किसके लिए आई ज्यादा होगी? सीजियम की ज्यादा होगी आई। आपको मालूम है कि जब ये Cl नेगेटिव बना होगा तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, जब इससे मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन वो क्या होगा? सीजियम से भी कम होगी। ये ध्यान रखना। ये सीजियम की जो आई होती है वो ज्यादा होती है किससे? Cl नेगेटिव से। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो किसी भी एटम से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी? किसको देनी पड़ेगी? क्लोरीन को, Cl नेगेटिव को। Cl नेगेटिव की एनर्जी सबसे कम वाले से भी कम है। सबसे कम वाला कौन है? सीजियम। तो ये ऐसे आपको बहुत सारे, जैसे मान लो आपको आपको लिखा मिल गया O माइनस और मान लो यहां पे दे दिया उन्होंने लिथियम। बोला किसकी आई ज्यादा होगी, तो क्या बोलोगे? लिथियम की ज्यादा होगी। खत्म। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर ये सीजियम होता तो सीजियम से भी कम होती है आयन की, तो सीजियम तो इससे कम होता है लिथियम से, तो लिथियम की आई क्या हो जाएगी? ओ नेगेटिव से ज्यादा हो जाएगी। तो हमेशा अपन क्या लिखेंगे? इतना सब कंक्लूजन ये लिख लेते हैं कि आई ऑफ, ऐसा लिख देता हूं पूरा का पूरा। अभी एग्जांपल लिख देता हूं यहां पे। आई ई ऑफ ए नेगेटिव मतलब मोनो नेगेटिव एनायन, मोनो नेगेटिव इज लेस देन एटम। किससे होगी? एटम से ही कम होगी आई। मतलब यहां पे अगर मैं कोई सा भी ए एनाइन ले रहा हूं और यहां पे कोई भी बी एटम ले रहा हूं, तो आई किसकी ज्यादा होगी? एटम की। आप कोई सा भी ले लो, कोई सा भी पकड़ लेना आप, कोई सा भी एटम पकड़ लेना आप और कोई सा भी एनाइन पकड़ लेना, हमेशा एटम की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अपन ने डाटा से देखा, ये डाटा बेस्ड थे, हम लोगों ने देखा कि भाई सबसे कम एनर्जी सीजियम के लिए लगती है, लेकिन सीजियम की एनर्जी आई किससे ज्यादा है? Cl नेगेटिव से। Cl नेगेटिव जब बना होगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज की होगी। इसके अलावा अगर आप कोई सा भी एटम लोगे तो उससे कम ही एनर्जी लेगा। जैसे मान लो आपसे बोला F नेगेटिव, अब F नेगेटिव से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको कितना देना पड़ेगा? लगभग 300। और सीजियम से निकालोगे तो लगभग 380। और अगर आपने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन तो और कम निकालता है, जब O से O नेगेटिव बनाते तो लगभग ये 180 के आसपास निकलती है, -180। डाटा है, याद नहीं करना है, बस बता रहा हूँ ऐसे। तो ये तो और कम हो जाएगी सीजियम से। तो आपको क्या ध्यान रखना है? ये चीज याद रखनी है। ये एक दो जगह आपको कहीं कहीं बुक्स वगैरह में मिल जाएगी कंपेयर करने के लिए। आपको एक एनायन दिया रहेगा, एक एटम दिया रहेगा। अब आपसे पूछेंगे किसकी आई ज्यादा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एटम से अलग, एटम से निकालना अलग प्रोसेस है और एनायन से निकालना अलग प्रोसेस है। तब आपको ये बात मेरी याद आएगी। चलो, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना कि आप अगर
डेल्टा एच ई जी, ध्यान देना, डेल्टा एच ई जी 1 प्लस डेल्टा एच ई जी 2, इनका सम करो किसी भी एटम के लिए, फॉर एनी एटम। अभी बताओ डेल्टा एच ई जी क्या होगा? ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किसके लिए होगा? नोबल गैस, नाइट्रोजन, सेकंड ग्रुप, और नेगेटिव अदर के लिए हो जाएगा। और Ie2 हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि एनाइन बन जाता है। और इन दोनों का सम हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है, कोई सा भी एटम ले लेना, ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब ये इतना बड़ा पॉजिटिव होता है कि मान लो अगर ये नेगेटिव है तो उसको ओवरकम करके पॉजिटिव वैल्यू देता है। I1 डेल्टा एच ई जी 1 और डेल्टा एच ई जी 2 का सम कितना होता है? हमेशा पॉजिटिव ही आता है, कोई सा भी एटम ले लो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, पहला पॉइंट कौन सा है? पहला पॉइंट ये है कि आप किसी भी एनाइन की आई लोगे और किसी नॉर्मल एटम की आई लोगे तो एटम की आई ज्यादा होगी। सेकंड पॉइंट क्या है? डेल्टा एच ई जी 1 प्लस डेल्टा एच ई जी 2 हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, ध्यान देना, ऐसे पूछा जाएगा आपसे, ये बताओ ये क्या होगा? -2। ध्यान सुनना, ऐसा लिख दिया। अच्छा बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा गया है बेटा ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन ओ नेगेटिव, यही लिखा गया, कहीं लिखा गया? तो ये क्या बन गया? डेल्टा एच ई जी 1 बना कि नहीं बना? अब ओ नेगेटिव में फिर से हमने इलेक्ट्रॉन डाला, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया? ये O-2। ये डेल्टा एच ई जी क्या बन गया बेटा? 2 बन गया। अब बताओ इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो क्या क्या होगा? इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो क्या बन जाएगा? ये कट जाएंगे, O+2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा? O-2। और ये डेल्टा एच में क्या बन जाएगा? डेल्टा एच ई जी 1 प्लस डेल्टा एच ई जी 2। तो ये क्या आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव आएगा, ऐसे दिया रहेगा। तो आपसे बोलेंगे ओ एक ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन डालना है तो ये एक्सो है कि एंडो है, ऐसा पूछेंगे आपसे। भाई पहला इलेक्ट्रॉन तो एटम ले लेता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता क्योंकि उस पर एक नेगेटिव चार्ज आता है। और नेगेटिव चार्ज का रिपल्सन इतना ज्यादा होता है कि एनर्जी आपको देनी पड़ती है वो पहले वाले में जो रिलीज हुई उससे भी बहुत ज्यादा होती है। दोनों का सम क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ये आपको ध्यान रखना है, दो चीजें, डेल्टा एच ई जी 1 प्लस डेल्टा एच ई जी 2। और जब भी आप क्वेश्चन लगाते हो ना, किसी भी, आप रेडियस के लगा रहे हो, आप आई की लगा रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की लगा रहे हो, तो सबसे पहले अपने दिमाग में एकदम से पूरे जो जहां दिक्कत होती है वो कॉन्सेप्ट घूम जाना चाहिए। जैसे आपने देखा कि यार इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक साथ आ रहा है, तो आपके दिमाग में पूरे कॉन्सेप्ट घूम जाना चाहिए, तभी आप क्लिक कर पाओगे कि यार ये नाइट्रोजन है तो उसका पॉजिटिव सोचना है, ये है तो ये नेगेटिव सोचना है। अगर आप तुक्केबाजी में रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप जैसे मान लो इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए सर ने ये बताया था या मेरी कॉपी में ये नोट है, उसके अकॉर्डिंग फिर उस नॉलेज को यूज करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अपने उससे नहीं कुछ भी बढ़ा देना है, जो आपको सिखाया गया उसी का यूज करना है, और वही चीजें आएंगी, कभी डायरेक्ट फॉर्म में आएंगी, कभी इनडायरेक्ट फॉर्म में आएंगी। तो इसका क्या होगा? एक्सो होगा कि एंडो होगा? एंडो। एंडो टिक कर लेना, दोनों लगा के छोड़ दो। क्या होगा? एक्सो नहीं होगा, क्या होगा बेटा? एंडो होगा। क्या होगा? एंडो। डेल्टा एच ई जी 1 प्लस डेल्टा एच ई जी 2, एक्सो या एंडो? तो आप क्या बोलोगे? एंडो। किसी भी एटम में आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करे किस टाइप, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी देनी ही देनी है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर एक नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एटम, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और जो पहले से इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्सन बढ़ता जाएगा, तो एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट यूज करके अपन बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा लेंगे। अब इससे क्या होगा कि आप वो भी चीजें कंपेयर कर ले जाओगे जो आपके ट्रेंड में भी नहीं बैठती। जैसे ये आ गया N3 इलेक्ट्रॉन N-। अब बताओ एक्सो या एंडो? दो में ही नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा था, तीन में तो और पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे भी इसकी तीनों ही पॉजिटिव होती हैं, नाइट्रोजन की तो वैसे ही तीनों पॉजिटिव होती है, पहली भी पॉजिटिव, दूसरी तो पॉजिटिव है ही, तीसरी तो और पॉजिटिव है, तो क्या होगा? एंडो। समझ गए ना? 60% ही अगर अपन दिमाग में रख रहे हैं क्लास में, तो 40% अपन घर पे रखेंगे। घर पे रखेंगे नहीं, घर पे करेंगे, रख दिया घर पे जाके।
रजिस्टर रख दिया। पूरा का पूरा चैप्टर लॉजिकल है। लॉजिकल मतलब जब आपने लॉजिक सीखे होंगे, बनाने वाला नहीं, खुद से बना रहे हो। जब आप क्वेश्चन करोगे तो अपने आप आपके अंदर लॉजिक डेवलप होंगे, यार इसको ऐसे करेंगे, सर ने ऐसे बताया था। सबसे पहले अपन को चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि भाई इस लॉजिक से हमें सोचना है। चलो हटा दें इसको बेटा। तो दो पॉइंट अपन लोगों ने सीखे हैं। और ये ऐसे चैप्टरों में से आता है कि जिसके क्वेश्चन कोई भी बच्चा होता है वो गलत करके नहीं आता और टाइम भी कम लगता है। अच्छा तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको कॉन्सेप्ट लगाने में कितना टाइम लगेगा? विद इन सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हुए आंसर आ जाता है आपका। जिस जिस टाइम पे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उतने में आपका दिमाग प्रोसेस करने लगता है, यार नाइट्रोजन आया तो नाइट्रोजन में ये एक्सेप्शन होते हैं, जैसे ऑक्सीजन दिखा ऑक्सीजन में ये होता है, तो पूरे दिमाग में आपके घूम जाते हो, जैसे ही आप पढ़ते हो तुरंत टिक कर देते हो। सबसे कम टाइम रिक्वायरमेंट आपको इनऑर्गेनिक में लगती है। क्यों? क्योंकि वो हमने, देखो ऐसा होता है बेटा कि आपने सुना कि हर चीज कंजर्व होती है। अब ऐसा होता है कि आप अगर घर पे ज्यादा टाइम दे रहे हो तो एग्जाम में टाइम कम लगेगा, क्योंकि आपने घर पे इतनी सारी प्रैक्टिस की हुई है कि आपको हर एक चीज पता है, यार इस टाइप का है तो मुझे ये करना है, ये क्वेश्चन आएगा तो ये लॉजिक लगाना है। जब आप एग्जाम में बैठोगे कोई कंफ्यूजन रहेगी, क्यों? क्योंकि आपने घर पे बहुत अच्छे से किया है, और घर पे नहीं किया है तो एग्जाम में टाइम लगेगा। सोचोगे यार ये था, सर ने शायद ये बताया था उस क्लास में, आधा अधूरा याद आ रहा है, याद भी नहीं आ रहा है, सिर मार रहे हो, ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट सोच रहे हो, टाइम लगा रहे हो। तो अगर आप एग्जाम हॉल के बाहर घर पे टाइम दोगे किसी भी चीज को तो एग्जाम हॉल में टाइम कम लगेगा। और अगर आप एग्जाम हॉल में अगर सोच रहे हो कि नहीं मैं कल लूंगा, तो फिर एग्जाम हॉल में भी हो तो कल लूंगा, फिर 25 या 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन आते हैं लगभग, 18 या 20 क्वेश्चन एडवांस में आएंगे, तो उनमें से आप 8 10 20 ही सोच, 18 में से 10 12 ही सोच पाओगे, क्योंकि अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की होगी तो। अगर प्रैक्टिस की होगी तो आपके जल्दी जल्दी बनेंगे। तो सिंपल लॉजिक क्या है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम हॉल में कंफर्टेबल रहोगे। और ये सब अपन प्रिपरेशन किस लिए कर रहे हैं? एग्जाम हॉल में बने, एग्जाम में बने। तो अपन को घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो हटाएं अब देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, इन जनरल ध्यान देना, लगभग डेल्टा एच ई जी वाला अपन लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा ये बताओ, डेल्टा एच ई जी के बारे में बात करें तो डेल्टा एल्यूमिनियम वगैरह है 13 ग्रुप का, तो क्या करेगा 13 ग्रुप, जैसे मान लो एल्यूमिनियम है तो क्या करेगा, 3 निकालने के बाद नोबल गैस अटेंड कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो ये हम किसके लिए बात कर रहे थे बेटा? मेटल्स के लिए। मेटल्स के लिए बात कर रहे थे। ये क्या करेंगे? लूज दी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, देंगे कि नहीं देंगे? अब ध्यान सुनना, अब अपन बात करने वाले हैं किसकी बेटा? नॉन मेटल की। नॉन मेटल, ये तो 17 ग्रुप क्या करेगा? 17 ग्रुप को आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा कि कोई भी एलिमेंट है नोबल गैस कॉन्बिनेशन अटेंड करना चाहता है या ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। 17 ग्रुप में लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? NH2 NP5, ये होता है कि नहीं होता है? अगर इसे नोबल गैस कॉन्बिनेशन अटेंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? या एक गेन कर ले या 7 निकाल दे, ये भी तो हो सकता है। अरे फ्लोरीन से पूछो क्या चाहते हो, तो फ्लोरीन बोलेगा कॉन्बिनेशन देखो और आप ही डिसाइड करो सर। अगर इसको मुझे नोबल गैस बनाना है तो एक तो ये कर सकता हूं, 1s2 कर दूं, तब एफ पे कितना चार्ज आएगा? +7। और एक ये भी नोबल गैस है, 1s2 2s2 2p6। अब ये क्या बन जाएगा? F-। अब मुझे तो कौन सी प्रोसेस आसान लग रही है आपको, नेगेटिव बनाना कि सात सात इलेक्ट्रॉन निकालना? अरे एक ही निकालने में दिक्कत हो जाती, नॉन मेटल है, एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और हम किसकी बात कर रहे हैं? 7 निकालने की। क्या निकाल पाएंगे? नहीं। इस वाली प्रोसेस को अपन अवॉइड करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल की आई बहुत ज्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं भाई, ले लो तुम एक, एक इलेक्ट्रॉन देके बन गया कि नहीं बन गया नोबल गैस? तो अगर ये नोबल गैस बनाना है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? एक करेगा। कितने करेगा? एक करेगा। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पे चार्ज कितना आएगा? 17 ग्रुप वाला कितना बनाएगा? मान लो अगर अपने पास ये अपना ए है तो ये क्या बनाएगा? ए नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर मान लो 16 ग्रुप का है तो जल्दी बोलो, 16 ग्रुप कितने गेन करेगा?
NH2NP4 होता है कि नहीं होता है? कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना बनाएगा? A-2 बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन को हमेशा ऑक्सीजन के सिर पे -2 ही देखा होगा। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो बन जाएगा। आपने फ्लोरीन पे हमेशा F नेगेटिव देखा और क्लोरीन पे नेगेटिव भी देखा, -2 नहीं देखा होगा कभी जिंदगी में, ना देखोगे। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या चाहता है? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब डाउट आएगा सर नोबल गैस क्यों चाहता है? तो सबका एक ड्रीम होता है, जैसे आपका ड्रीम है कि यार मेरे भाई बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई किए हैं, इस आईआईटी में पढ़ रहे हैं, ये जॉब कर रहे हैं, या फिर ये उनका स्टार्टअप है, तो मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूँ। सबका एक रोल मॉडल होता है कि नहीं होता है? लाइफ में मैं उस जैसा बनना चाहता हूँ। तो ऐसे ही हर एक एलिमेंट का रोल मॉडल कौन होते हैं? नोबल गैस। क्यों? क्योंकि उन्हें मोह माया है ही नहीं है, दुनिया सब त्याग दिया उन्होंने, ना किसी से रिएक्ट करना है ना कुछ करना है, चुपचाप पड़े रहना है। तो हर एक एलिमेंट यही चाहता है कि हम भी इन्हीं जैसी लाइफ जिए। अब उन जैसी लाइफ कब जी पाएंगे? तो उन्हें पता है, राज की बात क्या पता है उन्हें, कि भाई कॉन्फिडेंस उन जैसा कर लो, नोबल गैस जैसा कॉन्फिडेंस कर लो, तो सब दूर रहेंगे मुझसे। तो हर एक एलिमेंट क्या चाहता है? नोबल गैस कॉन्फिडेंस अटेंड करना चाहता है। देखो सोडियम एक लूज क्यों कर रहा है? देखो सोडियम से पूछा कि भाई एक लूज क्यों कर रहे हो, तो बोला कॉन्फिडेंस चेक करो मेरा। ये फर्स्ट ग्रुप वाले एक ही लूज क्यों कर रहे हैं? सोडियम क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1। अब 3s1 है, तो अब मुझे बताओ इसको अगर सोडियम को अगर नोबल गैस जाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, या एक काम करो, सोडियम सोडियम के पास दो रास्ते थे, एक ये था और एक ये था। जैसे ही 7 इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या बन जाएगा? 2p6। बताओ सोडियम किसको पसंद करेगा? इसको करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है सर, एक एक तो मैं ले लूंगा, दूसरा जैसे ही लोगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा, तीसरी बहुत ज्यादा। तो सर क्यों नहीं बना रहा है? क्यों नहीं बना रहा है सोडियम +7 या फ्लोरीन +7? क्यों नहीं बना रहा है? सॉरी, -7 सोडियम क्यों नहीं बना रहा है? फ्लोरीन क्यों नहीं बना रहा है? देखो स्टार्टिंग में आपको बताया था, कोई भी सिस्टम है, मॉलिक्यूलर सिस्टम हो या कोई सा भी, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और स्टेबल करने का रीजन तरीका क्या होता है? एनर्जी रिलीज करना। एनर्जी रिलीज करना। एनर्जी रिलीज करना। और एनर्जी रिलीज करेगा तभी तो स्टेबल होगा। और आप देखो ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन निकाल के हम जबरदस्ती एनर्जी दे दे के निकाल रहे हैं, तो उसकी एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? तो स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं कि स्टेबिलिटी कम कर रहे हैं? हम स्टेबिलिटी कम कर रहे हैं उसकी, जबकि वो क्या चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि सर बनने को तो सब बन जाएंगे, आग में डाल दो, भट्टी में डाल दो, सब इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देंगे, लेकिन वो क्या स्टेबल होंगे? नहीं होंगे। स्टेबल तो हम नॉर्मल तरीके से करना चाहते हैं। भाई कोई सा भी एटम है, आप पूरे इलेक्ट्रॉन निकलवा सकते हो। प्लाज्मा स्टेट में ले जाओ, प्लाज्मा में क्या होता है? ये तो होता है एटम अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के छोड़ देता है, एटम से इलेक्ट्रॉन अलग होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, 2-2 3-3 हजार केल्विन होता है, इतना टेम्परेचर होता है कि उनके बैलेंसी सेल से या इनर सेल से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के भागने लगते हैं। यही तो होता है प्लाज्मा में। अब क्या प्लाज्मा स्टेबल है? प्लाज्मा स्टेट नहीं है। स्टेबल कौन सा है? जो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल रहे, वो स्टेबल है। देखो होने को तो आप कुछ भी करवा सकते हो, किसी से भी गन पॉइंट पे रखोगे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन अपन नॉर्मली करवाना चाह रहे हैं ना, नॉर्मली भाई होगा कि नहीं होगा। आपने टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया सोडियम से, भाई बंदूक लगा दी सोडियम को, निकालो इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा? निकालेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या वो स्टेबल फॉर्म में निकाल रहा है? नहीं निकाल रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। ये पॉसिबल है कि नहीं है? तो इन जनरल मेटल से उम्मीद क्या होती है? कि वो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। और नॉन मेटल से क्या होती है? गेन करेंगे। देखो गेन निकालना और गेन करना आप ऐसे भी सोच सकते हो, एकदम एक एक्सट्रीम लेफ्ट में, एक एक्सट्रीम राइट में, और दोनों का लास्ट चीज क्या है? कि उन्हें नोबल गैस साइड जाना है। अब मुझे बताओ, अगर इनको नोबल गैस जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इनको गेन करके यहां खिसकना पड़ेगा, और इनको लूज करके इस साइड खिसकना होगा। जैसे आप पीरियड टेबल में देखो, सोडियम सोडियम कहां मिलेगा? यहां पे। और क्लोरीन फ्लोरीन कहां मिलेंगे? यहां पे। और इनका मोटिव कहां है? 18 ग्रुप साइड मूव करना, नोबल गैस बनाना है। तो ये नोबल गैस कब बना पाएगा? देखो फ्लोरीन के साथ तरीके, फ्लोरीन अगर आपने फ्लोरीन पकड़ा तो फ्लोरीन को अगर आप ऐसे मूव कराओगे तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा, और ऐसे कराओगे गेन होगा। गेन का एक गेन करके वो नोबल गैस बन जाएगा, या 7 निकाल के नोबल गैस बनेगा। तो प्रोसेस कौन सी सही रहेगी? एक गेन कराना। और अगर आप मेटल को पकड़ोगे तो 7 दो, तब वहां पहुंचेगा। अगर सेकेंड ग्रुप का है तो 6 दो, और 6 इलेक्ट्रॉन दो, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो सेकंड ग्रुप से। यही तो हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले अपन ने। तो कौन सी प्रोसेस फिजिबल लग रही है आपको, जिसमें कम प्रोसेस इन्वॉल्व हो?
आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, आप निकाल सकते हो। 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराने करा सकते हो। आप बोलो कि 10 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और 2 गेन करने हैं, तो आप किसको किसको लोगे? 2 को, क्योंकि वो कम एनर्जी में होगी। अब जैसे अच्छा, तो 15 ग्रुप क्या बनाएगा? 15 ग्रुप क्या होता है? NH2NP3। कितने चाहिए इसे? A-3। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? ये समझ में आ गया? ये अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे चल के आप क्वेश्चन करोगे, ऐसा दिया रहेगा कि एक एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का है, एक फर्स्ट का है और एक 16 ग्रुप का है, बताओ कंपाउंड कैसा बनेगा? भैया, ये फर्स्ट ग्रुप का है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है? एक। और ये कितने गेन करना चाहता है? 2। अब ये होगा कैसे बताओ? ये इलेक्ट्रॉन तो कंजर्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऐसे होते हैं कि बन रहे हैं और कंज्यूम हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कंजर्व होते हैं, एक लूज करता है, दूसरा गेन करता है। अब आप खुद दिमाग लगा के बताओ कि इसको एक लूज करना है, इसको 2 चाहिए, तो क्या होगा? तो ये हम 2 ले लें, क्या बन जाएगा? M2A। M2A टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा इसका। बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर फर्स्ट ग्रुप और 16 ग्रुप के कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? M2A टाइप का बनाएंगे। अच्छा, आप ही बताना, सेकेंड ग्रुप क्या लिख दिया यार, ये सेकंड क्यों नहीं लिखा रहा? सेकेंड ग्रुप एंड 15 ग्रुप, बताओ क्या बनाएंगे? किस टाइप का फॉर्मूला जनरेट करेंगे? सेकेंड ग्रुप और 15 ग्रुप, सेकेंड ग्रुप वाले कितने लूज करेंगे? 2, तो इसमें क्या आएगा? M+2। और 15 ग्रुप वाले कितना चाहते हैं? आप तो ऐसे देखो, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? और ये कौन से ग्रुप पे है? 15। 15 मतलब 5 है, कितने और चाहिए? 3। क्या बनाएगा? A-। बताओ फॉर्मूला कैसे बनेगा? इसके 3 ले लो, इसके 2 ले लो, 6 ये लूज करेगा, 6 ये गेन करेगा। कितना बन जाएगा जल्दी बोलो? M3A2। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा इसका फॉर्मूला? ऐसे आपको कंपाउंड दिए जाएंगे कि यार ये इतना है, ये इतना है, कैसे बनाएगा, क्या करेगा? चलो एक एक और बताता हूं, ये बताना आप कैसे आएगा। समझ में आया ना ये कैसे बताया? ये अपन आगे चल के जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब अपने आराम से 1 डेढ़ महीना निकलेगा, एक बॉन्डिंग बॉन्ड क्यों बनते हैं उस पर। तभी और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो बस आपको बता रहे कि आपको दिए रहेंगे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कौन से ग्रुप ये ग्रुप कंबाइन होंगे तो कैसे बनेगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं आयोनिक कंपाउंड की। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल गेन करता है। आपने बचपन से सुनते आए होंगे NaCl। तो NaCl ही क्यों बनता है? NaCl2 क्यों नहीं बनता है? अब आ जाएगा आपको लॉजिक समझ में। क्लोरीन क्या चाहता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन। और सोडियम क्या चाहता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज। एक ये लूज करेगा, एक ये गेन करेगा, तो एन सोडियम किस में जाएगा? Na+ में जाएगा। क्लोरीन किस में जाएगा? माइनस में। कैसा बन जाएगा? NaCl। बनेगा कि नहीं बनेगा? वही अगर सोडियम और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे इन जनरल, तो बताओ क्या होगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीजन 2 गेन करना चाहता है, तो कितना चाहिए पड़ेंगे? डबल चाहिए पड़ेंगे, Na2O बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अगर अपन लॉजिक से चलेंगे तो आसान हो जाएंगे। लिख लो पहले पहले ये चीजें, पहले लिखो ये। ड्रॉपर में, हाँ। अल्फा के लिए नहीं मंगाई थी? कौन कौन सी?
ये मंगाई थी। क्या आ रहा है बेटा इसका? चलो, अच्छे क्वेश्चन नहीं दिया था, पहले लिखो जल्दी। चलो देखो यहां। अच्छा आप ही बताओ बेटा कि सेकेंड ग्रुप और 17 ग्रुप कंबाइन होंगे, किस टाइप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा ये बताओ। सेकेंड ग्रुप क्या चाहता है? 2 इलेक्ट्रॉन निकालना। और ये क्या चाहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। क्या बनेगा? M A2। M A2 टाइप का बनेगा कि नहीं बनेगा? ये 2 निकालना चाहता है, ये एक गेन करना चाहता, तो कितने आ जाएंगे? 2 एटम आ जाएंगे इसके। आप ऐसे लोगे, M1 लोगे और A2 लोगे। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, ये एक ही गेन कर पाएगा, तो आप इसके 2 लेके आ जाओगे। या तो आप ऐसे ऐसे याद रखो, जो भी इन पे चार्ज होता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां पे 2 है तो यहां पे 2 आ जाएगा, यहां 1 है तो यहां 1 आ जाएगा। अच्छा ये बताओ कि अपने पास 13 ग्रुप और 16 ग्रुप के मेटल कंबाइन हो रहे हैं, तो किस टाइप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अगर मेटल है तो कितना लेके आएगा? +3। और ये 16 ग्रुप के कितने लेगा? -2। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, M3 M2 A3, इस टाइप का बन जाएगा। इस टाइप के अपने पास देखने को मिलेंगे, ऐसे कंपाउंड अपने पास आ जाएंगे। बगल में लिख लेना, ये क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की ये और ये कंबाइन होगा तो ये बनाएगा। इसका 3 है, इसका 2 है, तो इस पे 2 आ जाएगा, इस पे 3 चला जाएगा। क्या? किसी का पार्ट हो अभी करना है, उतना दिमाग नहीं लगाना है कि ये बायोलॉजी का पार्ट है कि सोशल साइंस का पार्ट है।
यहाँ पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, आ रहा होगा तभी तो टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। आधा घंटा टाइम बर्बाद किया कि नहीं किया? पढ़ाया क्यों जा रहा है? बस। पार्ट केमिकल बॉन्डिंग का है, लेकिन क्वेश्चन तुमको इसमें ही मिलेंगे, इसलिए ये बताया गया है। वहां पे और डिटेल में पढ़ोगे, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये दो ग्रुप के एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं तो कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब क्या है कि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें आई इन्वॉल्व हो रही है, डेल्टा एच जी इन्वॉल्व हो रहा है, तो अब इसमें आपको हमें एक आइडिया है कि ये इतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये इतने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये बॉन्ड ऐसे बना रहे होंगे। चलो, बात कर रहे हैं अपन, हटाता हूं, बहुत देर हो गई। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक रेडियस पढ़ा, डेल्टा एच जी पढ़ा, आई पढ़ा, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरल किसके लिए होती है? बॉन्डेड, बॉन्ड कोवलेंट बॉन्डेड एटम के लिए होती है। जैसे मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड बना। अच्छा, तो बॉन्ड कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग, देखो, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उनका सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। भाई, ए और बी के बीच में बॉन्ड बनना है तो क्या होता है, सबसे पहले ये बात होती है कि भाई कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा दो एटम के बीच में, तो म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल मतलब बराबर शेयरिंग होगी। क्या होगी बेटा? बराबर शेयरिंग होगी। और बराबर शेयरिंग में आप, अगर ये एटम एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो ये भी एक लेके आएगा। मान लो अगर ये वाला दो इलेक्ट्रॉन लेके आया तो बी भी कितने लेके आएगा? दो। मतलब बराबर बराबर शेयरिंग होती है, बराबर बराबर शेयरिंग होती है। सर, ये शेयरिंग होती क्यों है? तो पूरा का पूरा फंडा है स्टेबिलिटी पे। किस पे है? स्टेबिलिटी पे। अगर दो एटम, देखो दो चीजें होंगी, एक एटम ए है और एक बी है। एटम ए और एटम बी दोनों स्टेबल होना चाहते हैं। अब ए की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, बी की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो होगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा, तो क्या होगा आपका? किस टाइप का बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। किस टाइप का बॉन्ड? आयनिक। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? दो ऐसे एटम, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। और लूज गेन करना कौन चाहता है? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है क्योंकि उसकी आई बहुत कम होती है। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं क्योंकि उनकी मैक्सिमम की डेल्टा एच जी नेगेटिव में ज्यादा होती है। तो अगर मेटल नॉन मेटल को अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं तो इन जनरल कौन से बॉन्ड बनते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मतलब आयन बने। आयन कब बनेंगे? जब लूज गेन होगा। और लूज गेन कब होगा? जब एक लूज करना चाहेगा, दूसरा गेन करना चाहेगा, तब क्या बनेगा अपना? आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब ध्यान देना, ये अपने पास आयनिक बॉन्ड वाला हो गया कॉन्सेप्ट। अब मान लो दोनों एटम है और दोनों एटम एकदम हट लगा के बैठे हुए, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा ही नहीं। अब वो क्या रहा था, एक दे रहा था एक ले रहा था, तो बॉन्ड बन गया था। ना ये देना चाहता है ना ये देना चाहता, दोनों लेना ही चाहते हैं। अब तब क्या होगा? तब दोनों में समझौता कराया जाएगा कि भाई ना तुम दो ना तुम दो, शेयर कर लो। शेयरिंग कब होगी? जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहे। देखो, आप लोगों ने सुना होगा आयनिक बॉन्ड, सुना है? एक आयनिक बॉन्ड सुना होगा, एक कोवलेंट सुना होगा, और एक मेटलिक सुना होगा। खड़े हो जाओ दोनों, दोनों खड़े हो जाओ। हाँ, समझ गए, दोनों खड़े हो जाओ। क्या कर रहे हो? कॉपी लेके आओ दोनों। उनको पता है कि उन्हीं से बोला है मैंने। देखो, एक्यूरेसी देख रहे हो? दोनों कॉपी लेके आ जाओ।
लगभग आधे घंटे से इनको इग्नोर कर रहा हूं और इनको पता है कि सर देख रहे हैं और इनमें कॉन्फिडेंस देख रहे हो ना। यही कॉन्फिडेंस पढ़ाई में दिखाए ना। दिखाओ। क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो पेरेंट्स के? एफडी एफडी कराओ तो ज्यादा फायदा रहे। देख, खड़े रहो, टेंशन नहीं है। मारूंगा नहीं, टेंशन नहीं लो, वो दूर चला गया। क्यों? वो तुम्हें नहीं पढ़ने दे रहा है कि तुम उसको नहीं पढ़ने दे रहे हो? रियलिटी बताओ कि दोनों ही एकदम कोवलेंट बॉन्ड बना के रखे हो। नोट्स लिखने से कुछ नहीं हो, इससे अच्छे नोट्स मैं लिख के दे दूंगा तुम्हें, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। कौन कौन बात कर रहा? तुम कर रहे थे कि वो कर रहा था? ये यार देखो, ये पहले तो दांत नहीं निकालो और मुंह कम चलाओ। गलती होती है ना, चुपचाप खड़े हो जाते हो। नोट्स क्यों नहीं बना रहे? बोलो, मुंह है बोलने के लिए। वहां तो बहुत चल रहा था मुंह। क्यों नहीं बना रहे नोट्स? हाथ में दर्द है तो? फिर बोलेंगे जेई टफ होती है, टफ होती नहीं, हम बनाते हैं। बोलेंगे सर वो आईआईटी जेई या नीट की प्रिपरेशन बहुत टफ होती नहीं, हम उसे टफ कर देते हैं। टफ कोई चीज नहीं होती है, अपना नजरिया होता है उसको टफ बना देता है। अब क्लास में आप ऐसी मक्कारी मारोगे और आप ऐसे बच्चे से कॉम्पीट करना चाहोगे, कंपेयर करोगे जो यहाँ पे झक मार के 2-2 ढाई-ढाई घंटे के यहाँ पढ़ रहा है, घर पे पढ़ रहा है, कैसे होगा? या तो अपने रास्ते चेंज करो, या फिर अपना जो एम है वो चेंज करो। हमें एम भी वही रखना है और मेहनत भी नहीं करनी है। अरे बहुत सारे तरीके हैं लाइफ में सक्सेस होने के लिए, जरूरी नहीं है कि आप स्टडी करके ही हो पाओगे। बहुत सारे तरीके हैं। यूट्यूबर बन जाओ, नाच गाना करो, डांस करो, यहाँ करो, वो करो, कर सकते हो। सक्सेस होने के मायने ये नहीं है कि आप स्टडी करोगे तभी सक्सेस होगे। बहुत सारे तरीके हैं। बस बस ये है कि कोई भी काम करो, बेस्ट रहो, टॉप पे रहो। मैं तो ये बोल रहा हूँ, बाहर झाड़ू लगा रहे हो ना, तो ऐसा लगाओ कि भाई अंबानी बुलाए, उससे लगवाना है मुझे। समझे? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस उसके टॉप पे रहो। अब आप पढ़ाई कर रहे हो ही नहीं रही है। सर क्रिकेट खेलना है, वहां भी लेट जा रहे हो। प्रैक्टिस की बारी आ रही, बैठ गए, लेट गए, नहीं थक गया हूँ आज मैं। पापा ने बोला अच्छा ठीक है, अच्छा गेम ही खेल लो, मोबाइल में ही अच्छा कर लो, नहीं। पापा बोलेंगे ये कर लो, नहीं। करना क्या है? कुछ नहीं। बस जो भी करना है उसको बिगाड़ना है। जाओ, चले जाओ, बैठ जाओ, पढ़ाई करो यार। देखो, मन नहीं किया करे तो मुझे बता दिया करो, अपने पास एक रूम खाली डला हुआ है, वहां पे मैं सोच रहा हूँ बिस्तर लगवा देता हूँ। आराम से आओ, लेट जाओ, बिल्कुल आराम। जिंदगी में मतलब क्या होना चाहिए? सुकून होना चाहिए। अब किसी को पढ़ाई करके सुकून मिलता है, किसी को सो के सुकून मिलता है, जैसे ही मिले, बस दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करो। और खासकर मुझे, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे 0% डिस्टर्बेंस चाहिए होता है। और यहां से एक एक बच्चे का ये पेन हिलते हुए भी दिखता है, वो कर क्या रहा है, एक्टिंग कर रहा है कि लिख रहा है। आप ये नहीं सोचो कि बेटा 12-13 साल पहले हम भी इसी क्लास में बैठते थे, हम भी 11th में थे। ऐसा नहीं सोचो कि आप अकेले यूनिक हो जो में 10th पास करके 11th में आए हो। सभी 10th पास करके 11th में आए होते हैं और सबकी हरकतें ऐसी होती, हमारी भी ऐसी हरकतें थी, लेकिन हमें सुधार ली थी। तो आप ही नहीं सोचो कि आप टीचर से बच जाओगे। और टीचर आपसे कुछ नहीं बोल रहा तो टीचर आपको इग्नोर कर रहा है, और कभी भी टीचर आपको इग्नोर करे तो समझ लो आपकी नैया पार है। कोई टीचर अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो समझ लो आप निपट गए। तो क्लास 1-1.5 घंटे की होती है, उसमें आराम से अभी आधे घंटे का ब्रेक होगा, जो कुछ उछलकून करनी है करते रहना, जो कुछ भी करना है, मस्ती करना है करते रहना। इसलिए अपन ने आधे घंटे का ब्रेक दिया है। क्यों दिया है? कि आराम से जो अंदर भड़ास है वो निकाल सको, घूम सको, जो कुछ भी बात करना है कर सको, लेकिन क्लास में नहीं करो। क्लास में करोगे कैसे काम चलेगा? अब तुम्हारे कारण पूरी क्लास का 10 मिनट बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ?
और 10-10 मिनट जोड़ लो, कितना पाप लगा तुम्हें। और ऐसे पाप लेके तुम आईआईटी कर पाओगे? इतने, हर एक बच्चे का तुमने 10-10 मिनट खाया कि नहीं खाया इसने? और ऐसे अगर ये एक क्लास एक महीने में 3 बार करेगा तो कितना पाप लगेगा ऐसे? इतना बोझ सहन कर पाओगे तुम? है, सोचो। तो ऐसे नहीं करना है यार। अपन पढ़ने के लिए आए हैं, अब बताओ मुझे इनको मोटिवेट करना पड़ रहा है कि नोट्स बनाओ। सबसे बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? किसी भी जो भी अच्छी एग्जाम की तैयारी करता है, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? नोट्स बनाना। भाई हमें बोलना पड़ रहा है कि बेटा नोट्स बनाओ। तो आप अपनी हालत समझो कि आप किस लेवल पे हो। और अपन आप मैच्योर हो गए यार, 10th पास हो गए हैं। 10th पास हो गए कि नहीं हो गए? हो गए पास। अब अपन मैच्योर हो गए, अपन मैच्योर वाले लेवल पे आते हैं। अपन जानते हैं कि भाई इस ये काम करने से अच्छा होगा मेरा, ये काम करने से बुरा होगा। तो जब अपन इतना जान रहे हैं तो फिर उसको अपन परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं चीजों को? चलो, कहां थे अपन? कोवलेंट पे थे। अच्छा ये बताओ बेटा, अपन लोग बात कर रहे थे कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है इन जनरल? एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अब दोनों ही बोल जाए कि नहीं हम नहीं दे रहे हैं, तब क्या होगा? समझौता होगा। समझौता होगा कि भाई ठीक है, ना ये देना चाहता है ना ये देना चाहता। तब क्या होगी? म्यूचुअल शेयरिंग। भाई जितना तुम उतना हम। तो दो नॉन मेटल के बीच में इन जनरल क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। सर मेटेलिक बॉन्ड कब बनता है? ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये भी देना चाहता है, लेना कोई नहीं चाहता। तभी तो बोलते हैं ना मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन खुद ही होते तो वो मूव करते इसलिए उनमें कंडक्टिविटी वगैरह होती। तो ये भी इलेक्ट्रॉन, इसका भी, इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप की अपने पास कंडीशन होती है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? कोवलेंट बॉन्ड की। अब कोवलेंट बॉन्ड मुझे मालूम है कि जैसे मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, जितने बॉन्ड बनते हैं उतने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो मुझे पता है। मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, तो ये तो मुझे पता है कि अगर एक बॉन्ड बना है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इसका होगा। मतलब म्यूचुअल शेयरिंग हुई है। जितने 50-50% शेयरिंग हुई कि नहीं हुई? मान लो ये ऐसा बिजनेस है, मान लो आपसे बोला कि यार एक केमिस्ट्री की बुक लेके आओ मार्केट से, इससे स्टडी करनी है केमिस्ट्री की बुक। अब केमिस्ट्री की बुक आ रही है 500 रुपए की। कितने की आ रही है? 500 रुपए। अब दो बच्चे हैं ए और बी। इसके पास भी इसके पास भी 500 से कम है, इसके पास भी 500 से कम है। क्या बुक ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। लेकिन फिर भी उनको पढ़ाई करनी है, तो क्या होगा? बोलेगा एक काम करो, 250 तुम्हारे, 250 मेरे। सही है। फिर इनके बीच में समझौता हुआ कि भाई 3 दिन तुम पढ़ोगे, 3 दिन हम पढ़ेंगे, एक दिन अपन बुक को रेस्ट देंगे संडे को। संडे को कोई नहीं पढ़ेगा। 3 दिन तुम, 3 दिन हम, बराबर चल रहा है। बुक लेने से पहले क्या हुआ, उन्होंने पूरा 250-250 रुपए हो गए। 3 दिन सब पूरा एकदम सब कुछ सही चल रहा था बुक आने से पहले तक। पूरा एकदम समझौता हुआ, डील हुई कि भाई बराबर बराबर पैसे, बराबर बराबर पढ़ाई होगी, जो कुछ भी करना है सही सही चला। अब जैसे ही बुक आती है, अब बुक आ गई भाई, 500 रुपये मिला है, बुक ले आए वो। अब उसके बाद क्या था, ए थोड़ा तेज निकला। ए ने बोला बुक आ गई है। तो उसने बोला नहीं, 3 दिन नहीं, मैं 5 दिन पढ़ूंगा। बी वाला थोड़ा, मतलब बी मतलब थोड़ा, ए जो था वो थोड़ा बाहुबली टाइप का था, और बी थोड़ा नॉर्मल पर्सन था। तो वो मान गया भाई कि ठीक है यार, एक काम करो, बात किसकी हुई थी? उसकी। लेकिन बुक आने के बाद क्या हो गया? 5-2 हो गया। अब ऐसा भी हो सकता था कि भाई जैसा इस टाइप, जैसे इसका नेचर है वैसे इसका नेचर है, तो मे भी ये सेम चीज होती। वो डिपेंड कर रहा है ना ए और बी के नेचर पे। भाई बुक आने से पहले तो बात अलग थी, बुक आने के बाद ए और बी का नेचर कैसा, उस पर डिपेंडेंसी आ गई। और जैसा ए का नेचर है वैसे ही बी का नेचर है, तो ये क्या होता, जो पॉलिसी वही चलती कि नहीं चलती। अब ए अगर डोमिनेट करेगा तो ए का नेचर, ए डोमिनेट करेगा तो ए के पास बुक ज्यादा रहेगी, बी के पास कम रहेगी। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बोल देगा नहीं दे रहे पढ़ने को। ये क्या बोलेगा? नहीं दे रहा पढ़ने को। तो पूरी की पूरी बुक कौन रख सकता है? ए भी रख सकता है। वो डिपेंड करेगा, अपन आगे चर्चा करेंगे ऐसा। तो होता क्या है बेटा कि जब तक बॉन्ड नहीं बनता तब तक तो सभी आइडियल होते हैं कि ठीक है भाई बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही बॉन्ड बन गया तो हमने क्या बोल दिया, भाई ए ज्यादा पावरफुल है, तो होगा क्या ये बताओ। ए अगर ज्यादा पावरफुल है तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच के ले जाएगा? ए अपने साइड ले जाएगा। ए पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन के साइड शिफ्ट हो जाएंगे, ए के साइड हो जाएंगे। और यहां पे क्या होगा, ए के ऐसे मान लो आप तो कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन थे इनिशियली क्या होना चाहिए था, ए और बी के बीच में होने चाहिए थे। ऐसे होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे बेटा? ऐसे। लेकिन जैसे ही बॉन्ड बना
तो ये इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, बी के ए के साइड आ गए, देखो यहां, यहां शिफ्ट हो गए कि नहीं हो गए। अभी बताओ ये बीच में इलेक्ट्रॉन है तो इस पे भी चार्ज जीरो होगा, इस पे भी चार्ज जीरो होगा कि नहीं होगा। अब ये बी के साइड इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होता है कि नहीं होता। तो इस पे हम क्या लिख देंगे, डेल्टा नेगेटिव। फुल नेगेटिव क्यों लिख रहा, फुल नेगेटिव तब लिखता जब पूरा का पूरा आ जाता, बस पार्शियली खींचा है उसने। और खींचा क्यों है इन्हें, क्योंकि ए की पावर ज्यादा है, बी की पावर कम है तो बी पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। ये जो मैं पावर बोल रहा हूं, ये पावर वर्ड थोड़ा साइंस के टर्म में अच्छा ही लगता है, इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने की ये जो पावर होती है अपने साइड, उसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ रहा है क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब सिंपल ही होता है, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट दी शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स दी इटसेल्फ। खुद के साइड इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो कोवलेंट बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपने साइड अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे हम बोले ना ए और बी ने बुक लेके आए, बात चली भाई आधा आधा, सेम सेम टाइप का रहेगा, लेकिन ए की पावर ज्यादा थी, ए ने अपने साइड खींच लिया, बुक अपने साइड रख ली, तो उसको हम पावर ना बोल के क्या यूज करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या यूज करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं, समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसके लिए डिफाइन करते हैं बेटा, कोवलेंट कंपाउंड के लिए डिफाइन करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले ये हटा देता हूं, यहां पे लिखता हूं, द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स द इटसेल्फ। ये क्या कहलाता है कि अपना ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साइड अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो, तो अभी बताओ ए ने अपने साइड खींचा, अब अपन यहां पे लिख देते हैं, इसको हटाते हैं, थोड़ा अच्छा लिख देते हैं। तो तो सबसे पहले क्या है, अपन को फील लेना है कि चल क्या रहा है, उससे फिर क्या होगा कि चीजें इमेजिन करने में आसानी होती है। एग्जाम्पल याद रखोगे तो अब ऐसे में डायरेक्ट डेफिनेशन लिखा दूंगा तो आपको डेफिनेशन ही याद रहेगी। अपन को क्या याद रखना है भाई, दो लोगों ने बॉन्ड बनाया, ए और बी ने, ए और बी ने। तो आइडियल कंडीशन क्या थी, आइडियल मतलब जो सोच के चले थे, आइडियल, आइडियल कंडीशन ये है कि नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, अब अपन ये नहीं लिखेंगे पावर, तो मैं यहां पे ये लिखूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ए अपने साइड खींच के ले जाएगा, जितनी ज्यादा ए की ज्यादा पावर होगी उतना ज्यादा खींचेगा, अगर बी की पावर ज्यादा होगी तो किस साइड चला जाएगा, बी के साइड जाएगा। तो अब ये जो पेयर है जो बीच में होना चाहिए था वो कहां चला गया, ये साइड चला गया। अरे गया कि नहीं गया, ये साइड चला गया। इस साइड शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। अभी ऐसे मान लो कि बेटा ए और बी बीच में है, तो ना तो इसके पास कोई चार्ज है, ये भी जीरो ये भी जीरो। अब ध्यान देना, जैसे जैसे ये इस साइड शिफ्ट होगा इस पे नेगेटिव आता जाएगा, इस पे पॉजिटिव। तो डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा जानते हो, डेल्टा स्मॉल को बोलते हैं, ये बड़ा वाला बड़ा चेंज, एक और डी लिखते हैं, उससे छोटा चेंज और उससे छोटा चेंज ये होता है डेल। ये लार्ज चेंज को बताता है, ये स्मॉल को बताता है, ये वेरी स्मॉल को बताता है। डेल्टा मतलब चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते कि नहीं बनते, फाइनल माइनस इनिशियल को डेल्टा लिखते हैं। ये छोट, ये बड़ा चेंज, ये स्मॉल, ये वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे क्या लिखते थे अपन, डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। इनिशियली क्या था, ये न्यूट्रल था, ये था रियल, रियल कंडीशन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साइड खींचने की पावर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साइड खींचने की पावर क्या कहलाती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा पेयर उस साइड चला जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर मान लो दोनों की पावर लगभग सेम हुई तो क्या होगा, किसी साइड नहीं जाएगा, दोनों पे जीरो जीरो रहेगा। अगर बी की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है तो क्या होगा, बी के साइड जाएगा। अगर ए की ज्यादा है तो
ए के साइड जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की खींचातानी चल रही है, यही खींचने की पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो लिखो जल्दी। क्या? आगे पढ़ेंगे। क्या बताएंगे? करेंगे, पहले सीख तो जाओ, इलेक्ट्रोनिटी तो सीख जाओ, तब तो पोलर मोलर बताएंगे। अब 1 2 3 अपन को आती नहीं, मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ। क्या काम का है, याद कर लिया। 2 × 2 आपने याद कर लिया, 4 होता है। अब आपको 1 2 3 में कंफर्टेबल नहीं हो, आप मल्टीप्लाई करना सीख रहे हो, तो दिक्कत है। अभी पोलरिटी मोलरिटी की बात आगे आती, पहले ये तो सीख लें इलेक्ट्रोनिटी क्या होती। आगे चल के अपन बात करेंगे पोलरिटी मोलरिटी क्या होती, पोलर क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें, डिपेंडेंसी। समझ गए अपने पास? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल ही होता है कि दो कोवलेंट बॉन्डेड एटम में जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साइड खींचने या घसीटने की जो पावर होती है, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कंफ्यूज नहीं हो ना इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी से। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या है भाई? वो एक एटम है, वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, और इलेक्ट्रॉन लेने में जो एनर्जी एसोसिएटेड हो रही है इसको गेन हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? पूरा बॉन्ड बना पड़ा हुआ है, बस इलेक्ट्रॉन को अपने साइड घसीटने की पावर को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी ज्यादा पावर उसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अपन आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर है जिस पे इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करेगी, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन फैक्टर की बात करेंगे। होमवर्क क्या करोगे? होमवर्क बुकलेट दिखाओ। होमवर्क करके आ रहे हो पीछे? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या बेटा? नेक्स्ट टाइम पे नहीं होना चाहिए सब तुम्हारा भी। अपन पढ़ने आए हैं यार, बात करने थोड़ा है। पढ़ाई करो अच्छे से। पढ़ाई करोगे ना तो बहुत मजा आएगा, और नहीं पढ़ाई करोगे तो फिर हर दिन मुंह छुपा के हुए घूमोगे, कहीं सन ना देख लें, कहीं ये ना कर लें। पढ़ाई करोगे तो यार सर के सामने कब जा रहा हूं मैं। अपन पढ़ाई करने आए हैं बेटा। ये बताओ क्वांटम नंबर पूरा हो गया था? कुछ बचा नहीं बचा? नहीं बचा। DCT 2 हो गई थी? DCT 3 हो गई थी? हो गया। DCT 4 और बच रही है बस। बन वाली तो लास्ट में होगी। चलो बात नहीं करो, जल्दी एक्सरसाइज निकालो, एक्सरसाइज। होमवर्क। एक्सरसाइज में आपको वन वाला करना है, 3 करना है, 3 के बाद 6 7 8 9 10 11। गायब कौन सा हुआ है फिर? एक वन हो गया, एक 3 6 11, और बस 11 तक कर लेना, इतने क्वेश्चन करना है अपन को बस। लो बेटा।